हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि कैसे पानी को जो पूरा भारत का या पूरे दुनिया का देखें, जो भी हमारा रिवर है, नदी है, बेसिन है, झील है, वो कैसे मतलब कह सकते हैं कि नेचर द्वारा बनाया गया है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, कैसे उसका रास्ता बनता है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। बेसिकली कहा जाए तो जितने भी यहाँ पर कह सकते हैं रिवर है, या गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गई, या सरस्वती मान लो अब नहीं है, पहले थी, गोदावरी नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, जितनी भी नदियाँ हैं उन्हीं के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है सबसे पहला हमारा पैराग्राफ कह रहा है, इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा ओवरव्यू है। कह रहा है जो ड्रेनेज का डिस्क्राइब होता है ना, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। बेसिकली ड्रेनेज का मतलब जल निकास, यानी कि जहाँ से पानी निकले। जैसे पानी कहाँ से निकलता है, नालियों से निकलता है, बड़े बड़े जो नदी रहते हैं वहाँ से निकलता है, उसी को बोलते हैं ड्रेनेज। और जब कई सारे ड्रेनेज यानी छोटी छोटी नालियाँ मिलकर बड़े नाले में गिरते हैं पानी, तो उसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। जैसे मान लेते हैं, ये दिख रहा होगा फिगर में, एक बहुत बड़ा रास्ता है, पतला सा सीधा गया, ठीक है, और इसमें छोटी छोटी कई सारी क्या आई हैं, नदियाँ आई हैं, तो इसको बोलेंगे हम ड्रेनेज सिस्टम। यानी कई सारी छोटी छोटी नालियाँ या नाले मिलके एक बड़े नाले में गिरते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज यानी कि जहाँ से पानी निकल रहा है या जहाँ से पानी क्या हो रहा है, जा रहा है किसी और जगह पे, तो उसी को बोलते हैं ड्रेनेज या नदी। ठीक है, तो कह रहा है ड्रेनेज, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी किसी भी एरिया का जो नदी होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको क्या कर सकते हैं कि स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ड्रेनेज का। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि हमारे आसपास बहुत सारा ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि बहुत इंडिया में बहुत सारे झील हैं। ठीक है, झीलें क्या होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, छोटे छोटे कह सकते हैं रास्ते होते हैं, पानी जहाँ से क्या होता है बड़ी बड़ी नदियों में जाके गिरता है। समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें तो हम ले लेते हैं गंगा और यमुना का। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, दिखा देता हूँ आपको फिगर में, ये है हमारा गंगा और यमुना। ठीक है, देख रहे होंगे आप, उत्तराखंड से ये बनता है, जो गंगा में है, ये गंगा है, ऐसे यूपी से होते हुए कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, यानी कि बंगाल का जो समुद्र है वहाँ पे जाके गिरता है। तो काफ़ी लंबा रास्ता है, और भारत की सबसे बड़ी क्या माना जाता है इसको, इंडिया वर्ल्ड कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर बोल सकते हैं। यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा अगर नाम आता है किसका, रिवर का, तो कौन आएगा, गंगा रिवर। यानी कि इंडिया का सबसे बड़ी क्या है, नदी है। तो देखो उत्तराखंड से स्टार्ट होता है, और उत्तराखंड से चलते 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 पूरा यूपी बिहार से होते हुए झारखंड में भी, शायद नहीं, झारखंड नहीं जाता है, फिर इधर से कहाँ गिर जाता है, बे ऑफ बंगाल में। यानी कि बे ऑफ बंगाल का जो महासागर है, जो सागर है, समुद्र है, वहाँ पे जाके सारा पानी गिर जाता है। यानी कि उत्तराखंड से चलते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। और भी देख सकते हैं कई सारी क्या है, रिवर है यहाँ पे, घाघरा है, गंडक नदी है, शारदा है, गंगा, यमुना है, चंबल घाटी है, बेटवा रिवर है, महानदी है, ठीक है, और कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा, बहुत सारी नदियां हैं जो भारत में बहती रहती हैं। लेकिन इन नदियों में जो सबसे बड़ा नदी है वो कौन सा है, गंगा नदी है। ठीक है, और पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी है वो कौन सा है, नील नदी, जो कहाँ पर पाया जाता है, अमेज़न के जंगलों में। ठीक है, नील नदी, आप लोग सुना होगा कि मेरे पास नील पैसा है, नील यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उसी का डिनोट किया जाता है नदी का। तो अगर आपसे पूछता है एमसीक्यू में कि दुनिया का यानी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो नदी है वो कौन सा है, तो कौन सा है, नील नदी, यानी कि NILE, नील रिवर। अगर ये पूछता है आपसे कि इंडिया का सबसे बड़ा नदी कौन है, तो गंगा, हमारी गंगा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्रेनेज। ठीक है, अब देखो ड्रेनेज बनता कैसे, यानी कि जो ड्रेनेज, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो बनता कैसे, इंसान तो उसको बनाते नहीं हैं, वो बनाता है कौन, नेचर। कैसे बनाता है, देखो कह रहा है एनी एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड यानी कि जो एरिया उड़ जाता है, नहीं पहाड़ की तरह उड़ जाते हैं, ऐसे इस तरह से दिख रहा होगा ना, ऐसे करके है, ऐसे। ये जो ऊपर वाला है, ये मान लेते हैं छोटे छोटे पहाड़ हैं, तीन जब पहाड़ ये उठते हैं तो उनके बीच में इस तरीके से गैप बन जाता है, तो ये गैप बहुत लंबा लंबा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पानी क्या होता है, स्टोर कर लेता है, तो यही क्या बाद में बन जाता है, नदियाँ, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम B। तो वही कह रहा है कि जब कोई पहाड़ बनता है या कोई ज़मीन ऊपर की तरफ आ जाती है, उड़ जाती है, तो उसके बगल में क्या होता है, जगह बन जाती है, जो ज़मीन नीचे चली जाती है, तो वो ज़मीन एक क्या तरह से क्या रूप ले लेती है, बहुत बड़े नदी का। ठीक है, तो उसी से बनता है वाटर डिवाइडेशन, यानी कि उसी तरह से क्या बनता है, नदी बनती है। तो वही कह रहा है एनी एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड यानी कि जो ज़मीन उठ गया है, सच एज माउंटेन यानी कि पहाड़ हो गया, या कोई ऐसा ज़मीन जो उठ गया हो, वो क्या करता है, सेपरेट कर देता है ड्रो ड्रेनेज बेसिन को, यानी कि दो बड़ी बड़ी घाटियाँ बना देता है जिसमें से पानी बहने लगता है, तो उसी को बोलते हैं हम रिवर। ठीक है, तो रिवर ऐसे बनता है। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे कोई पूछता है, एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ऐसे कोई पूछता है कि बताओ नदियाँ कैसे बनती है, तो आप लोग सिंपल से जवाब क्या देंगे, जब पहाड़ बनता है तो पहाड़ की जो ज़मीन होता है वो तो ऊपर उड़ जाती है,
उसके बगल में जो ज़मीन होता है वो धंस जाता है, या धंस यानी कि ऐसे थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, गड्ढा बहुत बड़ा होता है, तो उस जिसमें से क्या होता है पानी बहने लगता है बाद में। जब नदी जो पहाड़ हैं, जब पहाड़ के ऊपर बर्फ़ जम जाता है तो बर्फ़ जब पिघलती हैं तो उसमें से वो पानी की फॉर्म में आ जाती हैं, तो वही पानी उन गड्ढों के जरिए कहाँ आता है, समुद्र में जाके गिरता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं। अब देखो करा, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन द अमेजॉन रिवर, यानी कह रहा दुनिया का जो सबसे बड़ा बेसिन रिवर है, बेसिन यानी कि घाटी कह सकते हैं, नहीं कहते हैं, इस घाटी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत वादियाँ हैं, बहुत सारे खूबसूरत सीनरी है, तो उसी को बोलते हैं बेसिन यानी कि घाटी। कह रहा दुनिया का यानी पूरे पृथ्वी पे जो सबसे बड़ा कह सकते हैं लार्जेस्ट ड्रेनेज अगर कहीं है तो है अमेज़ॉन के जंगलों में। अमेज़ॉन का जंगल बहुत बड़ा जंगल है और वहीं पर वो जो हमारी नदी है दुनिया की सबसे बड़ी नील नदी, वो भी वहीं पर बहती है। तो नदी और बेसिन दोनों सबसे बड़े कहाँ हैं, अमेज़ॉन के जंगलों में, यानी कि अमेज़ॉन रिवर में। ठीक है, तो अमेज़ॉन बहुत बड़ा जंगल है, बहुत घना जंगल है और करोड़ों तरह के जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं अमेज़ॉन। ठीक है, तो कोई पूछता है आपसे दुनिया सबसे बड़ी नदी कौन सी कहाँ पर है, अमेज़ॉन में, और उसका क्या नाम है, नील नदी। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कहाँ है, तो भी कहाँ है, अमेज़ॉन के नदियों में। ठीक है, अब देखो अब टॉपिक आता है हमारा इंडिया के बारे में, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की भारत में किस तरह का व्यवस्था है ड्रेनेज को लेकर, नालियों को लेकर। करेक्ट, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंग टू द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड टू मेजर ग्रुप्स, यानी कि जो भारत के कह सकते हैं मुख्य नदियां हैं ना, वो दो तरह के डिवाइड है, यानी कि भारत में जितनी भी नदियां आप देखेंगे, जितने भी रिवर्स देखेंगे, वो दो तरह के डिवाइड है। पहला कौन सा है, पहला आता है हमारा हिमालयन रिवर्स, यानी कि ऐसे नदी जो कहाँ से बनते हैं, पहाड़ों से बनते हैं, पहाड़ों पे जो बर्फ़ रहते हैं, जो बर्फ़ पिघलती है तो पिघलने के बाद पानी हो जाता है, तो वही पानी उस नदियों के फॉर्म में आती है, तो उसी को बोलते हैं हिमालयन माउंटेन, यानी कि हिमालयन रिवर, यानी कि ऐसा पानी, ऐसा नदी जो कहाँ से बन रहा है, पहाड़ों से बन रही है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम हिमालयन रिवर्स। ठीक है, और दूसरा हमारा आता है पेनिनसुलर रिवर, यानी कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं पिछले चैप्टर में कि जो भारत का बीच वाला हिस्सा है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह हो गया, जैसे ये हम दिखा दे रहे हैं, ये वाला पूरा हिस्सा, इसको हम बोलते हैं क्या, पेनिनसुलर रिवर, यानी कि यहाँ से जो भी नदियाँ बन रही है ऊपर से, ये पूरा इसको हम क्या बोलेंगे, हिमालयन रिवर। क्यों बोलेंगे हिमालयन, क्योंकि हिमालय क्या है, पूरा पहाड़ है, यहाँ पर माउंटेन एवरेस्ट है, वहाँ पर कंचनजंगा है, K2 है। ठीक है, सारा चीज़ वहीं पर है, देख रहे हो कितना सारी नदियाँ आ रही है, गंगा आ रहा है, सरदार आ रहा है, यमुना आ रहा है, तो जो भी नदी पहाड़ों पर से आएगी उसको हम बोलेंगे हिमालयन रिवर। और जो भी नदी इन बीच वाले जगह से बनेगी, यानी कि जैसे नर्मदा हो गया, तापी हो, गोदावरी होगा, कावेरी और कृष्णा हो गया, ये सारी क्या है, पेनिनसुलर रिवर, यानी कि इंडिया के बीच से बनती हैं, जहाँ पर छोटे छोटे पठार हैं। ठीक है, पठार यानी कि वो भी एक तरह से पहाड़ी होते हैं, माउंटेन होते हैं, बस उनकी हाइट क्या होती है, थोड़ा सा छोटी होती है, जैसे 100 मीटर की होगी, मैक्सिमम 1 किलोमीटर की होती है। ये सारा चीज़ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा है, इस चैप्टर में बस क्या जानेंगे, नदियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में 1 नंबर में आ गया, तो जो नदी है वो कितनी तरह से बांटी गई है, तो मेनली 2 तरह से। पहला कौन है, हिमालयन रिवर्स, यानी कि ऐसे नदी जो पहाड़ों से बनते हो, और दूसरा पेनिनसुलर रिवर, यानी कि ऐसे नदी जो इंडिया के बीच वाले पार्ट से बनते हो, जहाँ पर पेनिनसुलर है, जहाँ पर पठार है छोटे छोटे। ठीक है, अब देखो हो सकता है कि दोनों में डिफरेंस पूछ दे, 2-2 नंबर में या 3-3 नंबर में, तो डिफरेंस पूछेगा तो सबसे पहला डिफरेंस ये आएगा दोनों में, हिमालयन रिवर में और पेनिनसुलर रिवर में। देखो सबसे पहला डिफरेंस आता है कि जो हिमालयन रिवर रहता है ना, वो ऐसी रिवर मतलब नदी, ठीक, सिंपली रिवर यानी कि नदी, और हिमालय यानी कि पहाड़। तो जो नदी पहाड़ों पर से बनती है उसका पानी कभी नहीं सूखता है। क्यों नहीं सूखता है, सबको पता है, पहाड़ों क्या होता है, बहुत सारा बर्फ़ होता है और सालों साल वो बर्फ़ जमा रहता है, और सालों साल जब बर्फ़ जमा रहेगा तो सालों साल पानी भी पिघलेगा। ठीक है, बर्फ़ क्या पिघलेगा, पानी में आएगा, तो पानी हमेशा लगातार 24/7 यानी कि 12 महीने तक चलती रहती है, जिसकी वजह से जो हिमालयन रिवर होते हैं वो कभी ड्राई नहीं होते, कभी सूखते नहीं हैं। और उल्टा ठीक उल्टा होता है किसमें, पेनिनसुलर रिवर में, यहाँ पर तो कोई बर्फ़ होता नहीं है। ठीक है, जो भी होता है मौसम के आधार पे होता है, बारिश होता है तो बाढ़ आ जाती है, नहीं होता है तो नदियाँ सूख जाती हैं। तो दूसरा डिफरेंस ये आता है कि जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं, यानी कि ऐसी रिवर जो इंडिया के बीच में ओरिजिनेट होती हैं, जो पैदा होती हैं, जो चलती हैं, जो बहती हैं, वो नदी क्या होता है, कभी कभार सूख जाती हैं। क्यों सूख जाती हैं, जब बारिश नहीं होता है तो वो नदी सूख जाती है। तो पहला डिफरेंस ये हो जाए कि जो हिमालयन रिवर होते हैं वहाँ का पानी कभी ड्राई नहीं होता है, यानी कभी नहीं सूखता है, और जो पेनिनसुलर रिवर है वहाँ की जो पानी है कभी कभी का क्या होता है, सूख जाता है। किसके कारण, सूखे का कारण, जब बारिश नहीं होता है। तो ये आ गया डिफरेंस हमारा। अब देखो यहाँ पूरे ऐसे टर्म्स दिए गए हैं, जैसे मान लेते हैं ये क्या है हमारा, यहाँ से हो रही है, मान लेते हैं गंगा है। ठीक है, ये गंगा जो नदी है यहाँ से उत्तराखंड से आ रही है, आते 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 कहाँ चली जा रही है, हमारा बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। ठीक है,
अब देखो इसमें 2-3 सा टर्म होता है, टर्म यानी कि 2-3 ऐसे वर्ड होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि आखिर है क्या, और एक ही नंबर के आएंगे, 1 से 2 नंबर, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो देख लेते हैं। देखो जहाँ से नदी स्टार्ट होगा ना उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ रिवर। सोर्स यानी कि जहाँ से नदी क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है बहना। तो दूसरा जहाँ से नदी ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ रिवर, यानी कि जहाँ से वो बनना स्टार्ट हुआ है, जहाँ से पानी पिघलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और उसी को बोलते हैं अपर कोर्स, यानी कि सबसे ऊपर वाला एरिया, ठीक है। देखो उसके बाद बीच में आता है यानी कि मिडिल कोर्स, यानी कि बीच वाला एरिया। सिंपल सा बात है, कुछ करना नहीं है, जो दिया है वही लिखना है हमको। अपर यानी कि ऊपर वाला, ठीक है, और बीच वाला यानी कि मिडिल कोर्स, ठीक है, और नीचे वाला कहते हैं लोअर कोर्स। तो 3 हो गया, यानी कि अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स। अब एग्जाम में क्या आएगा, देखो 1 नंबर में आएगा, पूछेगा कि अपर कोर्स क्या है, मिडिल कोर्स क्या है, लोअर कोर्स क्या है। तो मिडिल कोर्स आप लिखेंगे कि मिडिल कोर्स वो हिस्सा है जहाँ से पानी क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, यानी कि बनता है, ठीक है, पिघलना स्टार्ट होता है। और ये जो है इसको लिख देंगे क्या, जहाँ पर पानी का बीच वाला हिस्सा होता है, यानी कि मिडिल वाला हिस्सा होता है, उसी को मिडिल कोर्स बोलते हैं। और लोअर कोर्स वो होता है जहाँ पर पानी क्या होता है, सारा पानी कहाँ पे चला जाता है, महासागरों में चला जाता है, यानी कि समुद्रों में चला जाता है, यानी कि सी या ओशन में चला जाता है। ये हो गया 3। अब इसके बाद 2 चीज़ और है, देखो उसके बाद आता है हमारा ऑक्सबो लेक और मेंढर और डेल्टा। देखो ये इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है मेंढर। मेंढर क्या होता है, जहाँ पर नदियाँ मुड़ती हैं, जैसे ये मुड़ रहा है ना यहाँ पर, ये मेंढर है इसका, फिर ये इसका मेंढर है, फिर ये मेंढर है, फिर ये मेंढर है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो यहाँ से जो भी नदियाँ मुड़ती हैं कहीं भी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मेंढर। जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे मान लो कई सारी नदियाँ हैं, जैसे ये है, कौन सा नदी है, नर्मदा नदी है। तो ये यहाँ से सीधा आया और यहाँ से ऐसे क्या हुआ, मुड़ गया, तो ये इसका क्या, मेंढर हुआ, ठीक है। मेंढर यानी कि मुड़ना। देखो एम से मेंढर, एम से मुड़ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं ट्रिक से। तो एग्जाम में पूछ लिया कि मेंढर क्या होता है, तो लिख देंगे कि मेंढर वो हिस्सा होता है नदी का जहाँ से नदियाँ क्या होती हैं, बेंड हो जाती हैं, यानी कि मुड़ जाती हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा आता है हमारा ऑक्स बो लेक। ऑक्स यानी कि बैल होता है, ठीक है, और बो यानी कि धनुष वगैरह नहीं होता है, जहाँ पर उसको चलाया जाता है, क्या बोलते हैं, तीर कमान होता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, यानी कि कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, और इसका पानी वहीं पर रह जाता है, तो उसको बोलते हैं लेक, यानी कि छोटा सा झील। तो ऑक्सबो लेक को डिफाइन करना होगा तो हम देंगे, क्या लिखेंगे कि ऑक्सबो लेक की तरह का लेक है जहाँ पर पानी क्या होता है, स्टील हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, ठीक है। और डेल्टा क्या है, डेल्टा वो जगह है जहाँ पर सारा पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, समुद्रों में या महासागरों में। ये कुछ बेसिक थे जो आपको जानना जरूरी था, ठीक है। तो 1-2 नंबर में आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आता है। देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है जो मैंने बताया था ऊपर, कि जो क्या बोलते हैं, जो ये वाली नदियाँ होती हैं पेनिनसुलर वाली, वो क्या होता है, वो सीजनल होती हैं, यानी कि जब बारिश होता है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाता है, जब बारिश नहीं होता है तो सूखा पड़ जाता है, यानी कि सूख जाता है। तो वही बोल रहा है, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब बारिश नहीं हो रहा होता है तब इवन द लार्ज रिवर्स आर रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल, यानी कि जब पानी नहीं बरसता है, जब बारिश नहीं होती है कभी कभार, ठीक है, तो वहाँ का पानी सूखने के कगार पे आता है। और कई सारी नदियाँ ऐसी होती हैं जो सूख जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो नदियाँ हिमालय वाली हैं, यानी कि जो नदियाँ हिमालय से बनती हैं, वो नदियाँ कभी भी सूखती नहीं हैं। क्यों नहीं सूखती हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ होता है और बर्फ़ हमेशा पिघलते रहता है, जिसकी वजह से नदियाँ हमेशा में पानी बहता रहता है। तो आप देख सकते हैं जो गंगा है, जो यमुना है, उसका पानी कभी नहीं सूखता है, तो इसलिए ऐसा होता है। अब देखो अगर आ गया एग्जाम में लिखने के लिए पेनिनसुलर रिवर, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि ये जो नदियाँ होती हैं वो सीजनल नदी होती हैं और वो डिपेंड करता है रेनफॉल पे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि ड्राई सीजन में जब बारिश नहीं होता है तो ये नदियाँ सूख जाती हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं वो छोटी नदी होती है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं होती हैं, बहुत छोटी छोटी नदी होती हैं। एंड सैलोवर होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है। जैसे जो नदी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर रिवर, यानी कि जो नर्मदा है, देख सकते हैं कि यहाँ से लेके इतना बड़ा है, ठीक है। तापी देख सकते हैं इतना से इतना बड़ा है। गोदावरी, ठीक है, यहाँ से लेके बस इतना ही बड़ा है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी नदियाँ होती हैं पेनिनसुलर वाली। बाकी जो हिमालय वाली नदियाँ हैं आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हैं। गंगा यहाँ से चलती है, यहाँ से होते 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 ऐसे करके पूरा यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है। वैसे यमुना भी है, उत्तराखंड से चलती है, चलते 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 पूरा यूपी बिहार से घूमते घूमते बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो जो हिमालय वाली नदियाँ होती हैं वो पहाड़ों की तरह बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और जो पेनिनसुलर वाली रिवर होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं और गहरे भी नहीं होते हैं, बहुत सैलो होते हैं। सैलो मतलब जिसका पानी गहरा ना हो, ठीक। ये 4 पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट एग्जाम में ऐसे डिटो करके लिख देना है आपको, पूरा पूरा पॉइंट एग्जाम में मिल जाएगा।
अब देखो, अब दोनों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा हिमालयन रिवर, यानी कि ऐसी नदियाँ जो हिमालय से बन के आ रही हैं सिंपली। अब देखो यहाँ पर 3 जो नदी है उसका नाम दिया गया है जो बहुत बड़ी बड़ी नदी माना जाता है, यानी कि ये ऐसी नदी हैं जो हिमालय से बनती हैं और ऊपर से ये बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ, यानी कि बहुत लंबे लंबे इनका रास्ता है। जैसे कि सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, इंडस। इंडस कहाँ है, कश्मीर में है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो ये रहा इंडस, ठीक है, ये पूरा इंडस है। ये इसी का पानी है जो हमें कश्मीर में होता है, यानी कि इंडिया में होता है। और इंडिया क्या करता है, ये सारा का सारा पानी पाकिस्तान को देता है पीने के लिए। तो देख सकते हैं इंडस से कई सारी नदियाँ बन रही हैं, जैसे इंडस हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया। ये सारा का सारा पानी किसका है, इंडस नदी का, यानी कि सिंधु नदी का। नहीं कहते हैं सिंधु नदी है कश्मीर में, तो सारा का सारी जो पानी पीता है पाकिस्तान, वो कौन देता है, इंडिया देता है, भारत देता है। उसके बदले में वो लोग क्या करते हैं, इंडिया को ही नुकसान पहुंचाते हैं, इंडिया के लोगों को ही मारते पीटते रहते हैं। तो हम चाहें अगर तो ये पानी बंद कर सकते हैं और पाकिस्तान क्या होगा, प्यासा ही मर जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो यह सबसे पहली नदी जो सबसे बड़ी नदी है और कहाँ बनती है, पहाड़ों पर बनती है, तो ये हो गया इंडस। उसके बाद दूसरा आता है हमारा गंगा। गंगा यानी कि ये वाला नदी, अभी हमने बताया है ना, अच्छे से देख लो, ये गंगा है, ठीक है, और ये इंडस है, यानी कि पहला इंडस आ गया जो पाकिस्तान को पानी पिलाता है, और गंगा जो यूपी बिहार को पानी पिलाता है और उनके खेतों को फर्टाइल लगता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा आता है हमारा ब्रह्मपुत्र, जो चाइना से होते हुए जब ये नदी चाइना में बहती है तो उसका नाम अलग होता है। फिर जब ये इंडिया में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, तो इसका नाम बदल जाता है। तो इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है, ब्रह्मा के नाम पे रखा गया है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी नदी मानी जाती है, लेकिन इंडिया की नहीं, कहाँ की, चाइना की, ठीक है। चाइना के जब ये चाइना में बहता है पहाड़ों से, ये भी बहता है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है पहाड़ों से, और यहाँ से बहते 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 अरुणाचल प्रदेश में घुसता है, और ऐसे करते 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 बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, ठीक है। तो जब ये इंडिया में इंटर करता है तो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर। और जब ये चाइना में रहता है तो इसका नाम क्या रहता है, सैंगपो रिवर। सैंगपो यानी कि टी साइलेंट रहता है इसमें, तो इसको बोलते हैं सैंगपो रिवर, ठीक है। तो 3 नदियाँ हैं जिनके बारे में हमको अच्छे से डिटेल में एक एक करके पढ़ना है, और एग्जाम में भी यही आता है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारा इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी, जो कहाँ पर है, कश्मीर में है, ठीक है। तो कह रहा है द रिवर इंडस राइजेस इन द तिब्बत नियर लेक ऑफ मानसरोवर, यानी कि जो हमारा इंडस रिवर है कहाँ पर बनता है, ये चाइना में बनता है, तिब्बत के पास, और चाइना से होते हुए कश्मीर में आता है, कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी नदी है जो कहाँ पर बनता है, हिमालय रिवर से बनता है, ठीक है। सारे के सारे पहाड़ कहाँ हैं, इन्हीं रेंजेस में है। जो सारा एरिया है पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा बर्फ़ वाला एरिया है। तो सारे नदियाँ बनती है, चाहे ये गंगा हो गया, चाहे सिंधु नदी हो गया, चाहे ब्रह्मपुत्र वाला हो गया, तीनों नदी इन्हीं पहाड़ों पे बनती है। तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर पढ़ रहे हैं। तो कहाँ पर बनता है, ये तिब्बत में ओरिजिनेट होता है, और ओरिजिनेट होते हुए कश्मीर में आता है, कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है फ्लोइंग वेस्ट इट इंटर इंडिया इन द लद्दाख, लद्दाख में इंटर करता है, और किस जगह में, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट, जो लद्दाख है वो क्या है, जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है, वहीं पर वो इंटर करता है, और वहाँ से होते हुए कहाँ जाता है वो, पाकिस्तान में। इट फॉर्म्स अ पिक्चर गॉर्ज ऑफ दिस पार्ट सेवरल ट्रिब्यूटरी। मैं आपको समरी बता देता हूँ इसका, इस तरह पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं आपको समरी बता देता हूँ, ठीक है। देखो समरी ये है इसका कि सबसे पहले कि जो इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, चाइना में, तिब्बत में, ठीक है। तो चाइना नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, तिब्बत लिखेंगे, तिब्बत चाइना में ही है, ठीक है। यहाँ से देखो ये रहा चाइना और यह तिब्बत है, तो यहीं से ये ओरिजिनेट होती है हमारा इंडस नदी। वहाँ से होते हुए कहाँ पर आती है हमारे इंडिया में, लद्दाख में। लद्दाख क्या है, जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर ये ओरिजिनेट मतलब मिलता है। फिर वहाँ से होते हुए कश्मीर से होते हुए कहाँ जाता है, पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान में 4 नदियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी, सतलज, ठीक है, बियास, ठीक है, रावी, चेनाब और झेलम, यानी कि 5 नदी, सॉरी, इसको लेकर इंडस मिलकर 6 नदी हो जाती है, यानी कि सतलज 1, बियास 2, रावी 3, चेनाब 4 और झेलम 5, यानी कि 5 नदियाँ ज्वाइन हो जाती है किसमें, इस इंडस रिवर में, यानी कि सिंधु नदी में, और ज्वाइन होकर एक नदी मिल जाती है। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो ये 5 नदियाँ हैं, झेलम हो गया, चेनाब, रावी, सतलज, ये चारों मिलके इसमें इस सिंधु नदी में फिर ज्वाइन हो जाती है। देखो ज्वाइन हो रहा है, ये आ रहा सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर, और यहाँ से चारों 5 नदी क्या हो रही हैं, बाद में इसी में ज्वाइन हो जा रही हैं, ठीक है। तो 5 जो रिवर हैं, चेनाब, सतलज, रावी, बियास वगैरह, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो पूछ सकता है आपसे कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से 5 नदियाँ हैं जो इंडस रिवर में ज्वाइन होती हैं, तो इन 4-5 का नाम लिखना पड़ेगा, सतलज, बियास, रावी, चेनाब और झेलम, ठीक है। जो कहाँ पर ज्वाइन होती हैं, मिथानकोट में, कहाँ पर, ये पाकिस्तान में है।
मिथानकोट क्या है, एक जगह है पाकिस्तान में, वहीं पर एक सारी नदियाँ क्या होती हैं, ज्वाइन होती हैं। ठीक है, ये हो गया इंडस रिवर। अब देखो कह रहा है जो इंडस रिवर है ये दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, यानी कि दुनिया में बहुत सारी होंगी नदी जो बहुत बड़ी बड़ी होंगी, तो उनमें से ये भी क्या है, एक नदी है जो बहुत बड़ी है। ठीक है, अब देखो कह रहा है ये जो नदियाँ हैं यानी कि जो इंडस रिवर है ये कहाँ पर है, पाकिस्तान से बहती हुई है, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर। तो कई सारे पॉइंट आपके बन जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। दूसरा पॉइंट कि ये कश्मीर में कहाँ घुसता है, लद्दाख में। दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें कई सारी नदियाँ जो हैं ज्वाइन होती हैं कहाँ पर, मिथानकोट में, पाकिस्तान में। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा कि ये इसका लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, और ये इंडिया के कुछ हिस्सों में भी क्या देता है, पानी देता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में पानी देता है, हिमाचल प्रदेश में देता है, पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान में भी पानी देता है। ये इस तरीके से इंडस रिवर क्या होता है, कई सारे राज्यों को और कई सारे देशों को भी, चाइना को, इंडिया को, पाकिस्तान को भी पानी देते चलता है। तो काफ़ी बड़ी नदी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। अब देखो यहाँ पर डिड यू नो करके दिया है, एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा लेकिन आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रीटी है। ठीक है, जो आपको जानना भी चाहिए। किस लिए जानना चाहिए, देखो ये ट्रीटी साइन हुआ था 1960 में, यानी कि आज से लगभग कितना, 60-80 साल पहले। ठीक है, और किसने साइन करवाया था, जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा था एक ट्रीटी साइन इसलिए हुआ था, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जब पाकिस्तान को अलग किया गया था तो वहाँ पर पानी का दिक्कत था। ठीक है, तो जो इंडस नदी थी कहाँ से जा रही थी, इंडिया से होते हुए जा रही थी। तो इंडिया के लोगों ने कहा, यानी कि जो सरकार थी उस समय में, जवाहरलाल नेहरू जो भी उसमें प्रेसिडेंट रहा होगा, प्राइम मिनिस्टर रहा होगा, उन्होंने कहा कि जो 20% पानी है उस पूरे इंडस रिवर का वो क्या होगा, क्या मतलब किसको दिया जाएगा, पंजाब को दिया, पंजाब मतलब पाकिस्तान को दिया जाएगा, उनको खेती करने के लिए, उनको पीने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए उस ट्रीटी के साइन होने के बाद आज से यानी कि 80 साल बाद भी क्या करता है इंडिया, पाकिस्तान को पानी पिलाता है, पाकिस्तान को पानी देता है ताकि खेती वो कर सके। इसके बावजूद वो लोग क्या करते हैं, हम पे गोला बारूद फेंकते रहते हैं। तो अगर हम चाहें तो इस ट्रीटी को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और पाकिस्तान प्यासा ही ख़त्म हो जाएगा। तो हो सकता है एग्जाम में 1 नंबर में आ जाए कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ट्रीटी मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है, कह सकते हैं एग्रीमेंट, कहीं कह सकते हैं। ये कब साइन हुआ था, तो 1960 में साइन हुआ था। इंडिया कैन यूज़ 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर। उसमें यह कहा गया था कि जो इंडस नदी है, ठीक है, उस इंडस नदी का 80% पानी कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा, और बाकी जो 20% पानी बचता है वो इंडिया यूज़ करेगा। किन किन राज्यों में, पंजाब, हरियाणा और सदर्न इंडिया में। ठीक है, तो ये जो 20% पानी है उस नदी का वो इंडिया यूज़ करेगा। बाकी जो 80% पानी है किसको दे दिया गया, हम लोगों ने पाकिस्तान वालों को दे दिया, ले जाओ तुम लोग पियो और इन्जॉय करो, क्योंकि हमारे देश में वैसे ही बहुत सारी नदियाँ हैं, हमको पानी की कमी नहीं है, तुम ले जाओ अच्छे से जियो। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके बदले में हम लोगों ने एक तरह से काइंडनेस दिखाया। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा नदी गंगा रिवर। ये तो सबको पता है, ठीक है, इसका बताने में कुछ मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जानिए। ठीक है, कह रहा है द हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी। ठीक है, जो गंगा नदी है इसको दूसरी भाषा में भागीरथी भी कहा जाता है। भागीरथी देखो ये एक कहानी है भागीरथी का, अब बताऊंगा तो मैं बहुत बड़ा स्टोरी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। भागीरथी आप चाहे तो यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे ना तो 5 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये महाभारत या रामायण से कुछ रिलेटेड है, तो वहीं पर ऐसा कुछ है, इसीलिए गंगा नदी को भागीरथी भी कहा गया। सबसे पहला पॉइंट ये एग्जाम अगर आ गया 4 नंबर 5 नंबर में तो पॉइंट बस सुनते जाइएगा। कह रहा है गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड से कहाँ से, उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, एक पहाड़ है जिसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है, गंगोत्री। गंगोत्री का ग्लेशियर जब पिघलता है तो पानी बनता है, सबको पता है, जब बर्फ़ पिघलते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है। तो ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है जब ये पिघलती है तो इसका सारा का सारा पानी किस में आ जाता है, गंगा नदी में आ जाता है। तो वही गंगा नदी बहते बहते कहाँ से, उत्तराखंड से होते हुए हमारा यूपी बिहार से होते हुए कहाँ चला जाता है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ियों में गिर जाता है, यानी कि समुद्र में मिल जाता है। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि गंगा को ऊपर भागीरथी भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट कि ओरिजिनेट होता है उत्तराखंड से। ठीक है, कहाँ से, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, वहीं से ओरिजिनेट होता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कि ये कहाँ पर जाता है, ये जाता है हरिद्वार से होते हुए यूपी बिहार से कहाँ जाता है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गया। अभी और है, देखते हैं। फिर कह रहा है
द गंगा इज ज्वाइंड बाई मेनी ट्रिब्यूटरी फ्रॉम द हिमालय। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रिवर है, इतनी बड़ी नदी है गंगा, इसमें कई सारी नदियाँ क्या होती है, ज्वाइन होती हैं। जैसे कहाँ पर हमारा इलाहाबाद जो है, जिसमें नाम क्या हो गया, प्रयागराज हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे एक नदी है संगम। संगम मतलब होता है मिलन करना। तो वहाँ पर गंगा और यमुना दोनों आपस में मिलते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर मिला जा रहा है ना, ये है और ये नदी दोनों आपस में मिलते हैं, तो उसी को बोला जाता है संगम। इसीलिए लोग संगम में जाते हैं नहाने के लिए, ताकि दो नदियों का पानी से वो लोग क्या कर सके, अपने पाप को धुल सके। तो क्या पर होता है ये होता है इलाहाबाद में, देखो दिया भी है, ठीक है। तो लिखा है सच एज यमुना और घाघरा नदी, गंडक एंड कोसी, द यमुना रिवर राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री रिवर। देखो पहले मैं बता देता हूँ, अभी हमने क्या जाना कि जो गंगा है उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। उत्तराखंड में कहाँ, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, वहीं से ओरिजिनेट होती है, ये हो गया। अब दूसरी नदी आती है हमारा यमुना, ये भी वहीं से ओरिजिनेट होता है, यानी कि उत्तराखंड से ही। और इसका जो ग्लेशियर है इसका नाम है यमुनोत्री। यानी कि गंगा कहाँ से आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और यमुना कहाँ से आती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसमें याद करने का कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। अगर एग्जाम में आपके सामने आता है, सिंपल सा टिक कर देंगे, गंगा यानी कि गंगोत्री और यमुना यानी कि यमुनोत्री। तो ये गंगोत्री और यमुनोत्री क्या है, दोनों बर्फ़ के पहाड़ हैं जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि जो यमुना है वो ओरिजिनेट होता है, वो आता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, हिमालयस की। ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। अब देखो जो यमुना है और गंगा है, ये दोनों आपस में पैरेलली बहते हैं। पैरेलल यानी कि कुछ इस तरीके से, ये ऐसे आता है और ये इसके साथ ही साथ गंगा भी आता है। अभी हमने देखा पीछे मैप में, तो गंगा और यमुना दोनों आपस में एक पैरेलल में आते हैं, दोनों एक साथ आते हैं, और दोनों कहाँ मिलते हैं, इलाहाबाद में मिलते हैं, जिसको हम इलाहाबाद संगम भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो फिर कह रहा था घाघरा, गंडक, कोसी, ये भी सब क्या है, नेपाल से आती हैं, और ये सारी नदियाँ क्या होती हैं, ये भी सारी उसमें मिल जाती हैं। तो देख सकते हैं आप नदी में, दिखा देता हूँ, तो कहेंगे मैंने दिखाया ही नहीं, ठीक है। ये गंगा है, उत्तराखंड से आ रही है, और यह यमुना है, दोनों देखो आपस में एक साथ आ रही हैं। यहाँ से ये भी आया, यहाँ से ये भी आया, और दोनों जाके ये जो क्या बोलते हैं इलाहाबाद है, यहाँ पे जहाँ पर मिल रही है दोनों, क्या है, यहीं पर दोनों नदी आपस में ज्वाइन होती हैं, जिसको हम बोलते हैं संगम। यहाँ से मिलने के बाद दोनों नदी क्या होती है, एक हो जाती है, फिर एक से होते 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 ऐसे होते होते जाके बे ऑफ बंगाल में, ये समुद्र में मिल जाती हैं। तो लोग इसलिए जाते हैं इलाहाबाद नहाने के लिए, ताकि उनका सारा जो पाप है वो खत्म हो जाए। तो गंगा और यमुना को सबसे शुद्ध नदी माना जाता है भारत का, और साथ ही साथ गंगा क्या है, सबसे बड़ी नदी में है एक है, यानी कि ये इंडिया का सबसे बड़ा नदी है माना जाता है, ये पहले नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद इसमें अगला जो पॉइंट आता है वो आता है इसका लेंथ, यानी कि इसकी जो लंबाई वो कितनी है, 2500 किलोमीटर है। यानी कि जो लेंथ ऑफ गंगा है, यानी कि जो गंगा की लंबाई है भारत की, वो कितनी है, 2500 किलोमीटर है, ठीक है। इसलिए इसको इंडिया का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, रिवर माना जाता है। और इसके पहले हम देखा किसका, इंडस रिवर का, उसका कितना था, 2900 किलोमीटर था, लेकिन वो कहाँ से है, तिब्बत से, चाइना से है, इसलिए पहले नंबर पे नहीं आता है, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा होता है, चाइना से। तो इंडिया का सबसे बड़ा रिवर में नहीं आता। इंडिया का सबसे रिवर कौन आ जाता है, फिर गंगा आ जाता है। कितना है, 2500 किलोमीटर। तो ये पहला आपका पॉइंट हो जाएगा। यानी कि अगर 4-5 पॉइंट लिखते हैं, उस पॉइंट में इसको भी ज़रूर से लिख दीजिएगा कि जो गंगा है वो कितनी है, उसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर, यानी कि 2500 किलोमीटर। सोच सकते हैं कितनी बड़ी नदी है, जो कहाँ पर मिलती है, इलाहाबाद के संगम नदी पर। कौन कौन सी नदी मिलती है, यमुना और गंगा। अब देखो इसके बाद आता है हमारा तीसरा नदी, जो इंडिया का सबसे बड़ा नदी माना जाता है, ये भी कौन सा है, ब्रह्मपुत्र। किसके नाम पर रखा गया है, ब्रह्मा के नाम पे, क्योंकि ये सबसे बड़ा नदी है। अब देखो इसका भी एग्जाम में आ सकता है, 4-5 पॉइंट लिखने के लिए, 4 जितने नंबर का आएगा उतना पॉइंट आपको लिखना है। तो मान लेते हैं कि 5 पॉइंट या 4 पॉइंट का आया, मान लेते हैं 5 पॉइंट का, यानी कि 5 नंबर का आया, तो 5 पॉइंट आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट इसका ये होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि कहाँ से राइज होता है, कहाँ से बनती है, तिब्बत से। तिब्बत यानी कि चाइना में है, और तिब्बत के पास एक मानसरोवर लेक है, क्या नाम है, मानसरोवर। वहीं पर एक ग्लेशियर बहुत बड़ा, जहाँ से इंडस नदी भी बनती है, ठीक है। तो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और इंडस नदी दोनों आपस में मतलब थोड़ा थोड़ा दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। दोनों तिब्बत में बनते हैं, इंडस भी और ब्रह्मपुत्र भी, लेकिन थोड़ा दूरी पे है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो राइज होता है तिब्बत से, जहाँ पर मानसरोवर लेक है। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बहुत ही क्लोज है किसके, सोर्स ऑफ इंडस और सतलज के। यानी कि जो इंडस और जो रिवर है, जो सिंधु नदी है, और जो सतलज रिवर है, ये उससे बहुत करीब है। तो आपका दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, यानी कि ये थोड़ा सा लंबा है किससे,
इंडस रिवर से। अगर इंडस रिवर हमारा कितना है 2900 किलोमीटर है, तो ये कितना होगा 3000 किलोमीटर का होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी नदी माना जाता है ब्रह्मपुत्र को, लेकिन ये 2 आता है, इसलिए ये भी छोटा हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो गंगा नदी है वो इन सबसे छोटी है, लेकिन वो इंडिया में बहती है पूरी तरह से। लेकिन ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ये चाइना से होते हुए आते हैं, इसलिए इसको इंडिया का सबसे बड़ा नदी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इनका भी जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो वही कह रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये भी कौन है, बहुत बड़ा लंबा है, किससे, इंडस रिवर से। एंड मोस्ट ऑफ द कोर्स लाई इन द आउटसाइड, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र का जो सबसे बड़ा एरिया है वो कहाँ पर आता है, इंडिया में आता है। जैसे मान लेते हैं अगर ब्रह्मपुत्र कितना है 3000 किलोमीटर का है, ठीक है, 3000 किलोमीटर का है, 3000 किलोमीटर में जो होगा 2000 किलोमीटर कहाँ पर आता है, इंडिया में आता है। बाकी बस 1000 किलोमीटर जो है चाइना में बहता है। ये हो गया 3 पॉइंट। अब देखो चौथा पॉइंट, कह रहा है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जब तक चाइना में रहता है तब तक उसका नाम सैंगपो रिवर रहता है। क्या नाम रहता है, सैंगपो रिवर। स्पेलिंग क्या है, TSANGO, सैंगपो रिवर। लेकिन जैसे ही इंडिया में घुसता है, कहाँ पर घुसेगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वहीं से अरुणाचल प्रदेश में 2-3 और नदियाँ हैं जो उसी में क्या होती है, मिल जाती हैं। जैसे देखो कह रहा है जैसे वो अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है, वहाँ पे 2 नदियाँ बहती हैं जिसको बोलते हैं हम दिहांग। ठीक है, दिहांग से ज्वाइन होता है जिसको हम बोलते हैं बाद में फिर दिबांग और लोहित, इन दोनों में आपस में ज्वाइन होता है, फिर वो बनता है ब्रह्मपुत्र रिवर। जैसे मैं दिखा देता हूँ अच्छे से ताकि आपको भूले ना। देखो ये हो गया हमारा टिसैंगपो रिवर, यानी कि यहाँ से देखो ये हो गया इंडस, ये हो गया सतलज, यही दोनों बन नहीं है। और फिर ठीक आगे क्या बनना है, हमारा ब्रह्मपुत्र बन रहा है। तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आते होते तिब्बत से, और जब तक चाइना में रहता है तब तक हम क्या बोलते हैं, सैंगपो रिवर। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है, वहाँ पे 2 नदियाँ बहती हैं, दिहांग दिबांग, क्या है, दिहांग और लोहित, इन दोनों में आपस में ज्वाइन होता है, फिर बनता है हमारा क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो यहाँ से होते 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 ऐसे बांग्लादेश से होते हुए कहाँ जाता है, हमारा बे ऑफ बंगाल में जाके सारा का सारा पानी गिर जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 3 नदियाँ हैं जो इंडिया से होते हुए जाती हैं और बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। सबसे पहले क्या है, इंडस रिवर, फिर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। उन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, वैसे देखा जाए तीनों में सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र है, लेकिन इंडिया में जो सबसे बड़ा है वो गंगा है। ठीक है, ये था हमारा कौन नदी जो पहाड़ों से बन रही थी, यानी कि हिमालयन रिवर। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर, यानी कि भारत के जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ पर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पे जो नदी बनती है वो वाली नदी। और वो नदी कैसी होती हैं, वो डिपेंड करती हैं बारिश पे। जितना ज़्यादा बारिश होगा उतना ज़्यादा उन नदियों में पानी होगा, और जब बारिश नहीं होता है तो नदियों का पानी सूख जाता है। तो यहाँ पर लिखा होगा, कह रहा द मेन वाटर डिवाइडेड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट विच रन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्लोज द। मैं इसका समरी बता देता हूँ, इस तरह पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखो कह रहा जो ये नदी है, यानी कि जो बीच वाला नदी है जिसको हम बोलते हैं कौन सा नदी, पेनिनसुलर नदी। अब देखो वहाँ पे मुख्य 4 नदियाँ हैं, महानदी है, ठीक है, गोदावरी है और कृष्णा है, और लास्ट क्या है, कावेरी। इन चारों का नाम आप लोग मुंजवानी याद रखिएगा, यानी कि अगर 2 रात कोई उठा कर पूछे तो बता दें हाँ जो पेनिनसुलर रिवर है उसमें 4 नदियाँ मुख्य हैं। कौन कौन सा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, यानी कि 2 के से है के और एक है MG, यानी कि MG के, यानी कि M महानदी, G गोदावरी, के कृष्णा, फिर के कावेरी। अब देखो जो चारों नदी हैं कहाँ पर पाई जाती हैं, पेनिनसुलर रिवर में। ठीक है, और इसका पानी जो है वो कहाँ पे गिरता है, बे ऑफ बंगाल में। अब दिखा देता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। देखो ये हुआ पेनिनसुलर रिवर, यानी कि ऐसा हिस्सा जो भारत के ठीक बीचों बीच आता है। ठीक है, देखो ये हो गया नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, ठीक है, ये हो गया गोदावरी, ठीक है, और ये हो गया कृष्णा, और कौन था एक, कावेरी। ठीक, कावेरी था ना, तो ये नर्मदा 1, ठीक है, गोदावरी 2, कृष्णा 3 और कावेरी 4, यानी कि MG के। ठीक है, तो M से महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। ये चारों नदी कहाँ पर गिरते हैं, जाके बे ऑफ बंगाल की खाड़ियों में। ठीक है, तो ये था हमारा पेनिनसुलर रिवर का नदियाँ, जो एग्जाम में बहुत कम आता है और आएगा अभी तो 2-3 नंबर में आएगा। 3 नदियों का बस नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है, बस इतना पूछेगा कि पेनिनसुलर रिवर क्या है, तो बता सकते हैं पेनिनसुलर रिवर में महानदी आता है, गोदावरी आती है, कृष्णा नदी आती है, कावेरी नदी आती है, जिसका जो है ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि सारा का सारी पानी कहाँ ड्रेन होता है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। ठीक है, अब देखो अब आते हैं एक एक नदी करके पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा बेसिक से। इसे है कौन सा, नर्मदा बेसिन, यानी कि जो नर्मदा नदी है उसका बेसिन भी है, घाटी है, उसके बारे में पढ़ते हैं, कहाँ है, क्या है, कैसे है। अब देखो
जो नर्मदा बेसिन है इसका सिंपल सा समरी ये है, ये आएगा तभी 2-3 नंबर में आएगा, 3 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा। 3 नंबर भी ज़्यादा है, 2 ही नंबर में आ सकता है। 3 नंबर यानी कि 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ये होगा इसका नर्मदा का कि जो नर्मदा राइजेस कहाँ से होता है, अमरकंटक हिल से। अमरकंटक हिल कहाँ है, मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, यही ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ पर क्या होगा, ये नदी फॉर्म हो रही होंगी। ठीक है, तो नर्मदा जो है वो कहाँ से राइज होती है, अमरकंटक हिल से, और अमरकंटक हिल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब ये जो नर्मदा बेसिन है इससे जो छोटी छोटी जो नदियाँ जुड़ी हुई हैं वो बहुत छोटी छोटी नदी हैं। जैसे आप क्या लिखेंगे एग्जाम में, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ऑल ट्रिब्यूटरी ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट। ठीक है, यानी कि जितनी भी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरी मत होता है सहायक नदी। जैसे मान लेते हैं गंगा था, उससे कई सारी मेन नदी थी और गंगा में कई सारी छोटी छोटी नदियाँ आके मिल रही थी, तो उनको बोलते थे सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी। तो ऐसे नर्मदा में भी होता है, नर्मदा की जो सहायक नदियाँ हैं वो बहुत ही छोटी छोटी हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जो नर्मदा बेसिन है वो कवर करता है 2 राज्य को। कौन कौन से, मध्य प्रदेश और गुजरात। यानी कि जो नर्मदा है वो मध्य प्रदेश में भी बहती है और गुजरात में भी बहती है। 3 पॉइंट हो गया। ये 3 पॉइंट एग्जाम में लेके आ जाइएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा नर्मदा। अब आता है तापी बेसिन, यानी कि तापी भी क्या एक तरह है, एक तरह का नदी है, एक तरह का बेसिन है। तो देख लेते हैं। अब देखो, ये हो सकता है कि ये भी 3 नंबर में आए, इसका भी 3 पॉइंट चाहिए हमें। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, लिखेंगे कि ये भी जो नदी है तापी बेसिन है, ये भी तापी कहाँ से होता है, राइज यानी कि शुरू होता है ये सतपुरा रेंज से। ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। क्या लिखेंगे, द तापी राइजेस इन द सतपुरा रेंज विच इज़ लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश। यानी कि जो सतपुरा रेंज है वहीं से ये ओरिजिनेट होता है, यानी कि राइज होता है। और सतपुरा रेंज कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यानी कि नर्मदा भी और तापी भी दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, मध्य प्रदेश से। अब देखो, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो तापी बेसिन है ना, ये और ज़्यादा छोटा है, यानी कि ये नर्मदा से भी छोटा है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी नर्मदा से काफ़ी ज़्यादा छोटी है। वहीं पर लिखा गया है कि ये क्या होता है, नर्मदा के पैरेलल बहती है, लेकिन बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ। यानी कि इसकी लंबाई कितना है, नर्मदा से भी छोटी है। ठीक है, और ये 3 राज्यों को कवर करता है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश को, गुजरात को और महाराष्ट्र को। लेकिन जो नर्मदा था वो बस 2 राज्य को कवर करता था। कौन, मध्य प्रदेश और गुजरात। लेकिन जो तापी बेसिन है वो 3 राज्यों को कवर करता है, इन 3 राज्यों से होते हुए बहता है। मध्य प्रदेश जहाँ से ओरिजिनेट होता है यानी सतपुरा रेंज से, गुजरात। ठीक है, और तीसरा महाराष्ट्र। ये 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से 3-3 पॉइंट आप लिखते जाएंगे। उसका रहता है गोदावरी बेसिन। गोदावरी क्या कहती हैं, अब जो गोदावरी में कई सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है ये 4 या 5 नंबर का जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। कह रहा है जो गोदावरी नदी है ना, वो जो ये नदी है पेनिनसुलर रिवर, उसमें ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, अभी आपको यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा। इंडिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो क्या है, गंगा है। ठीक है, अब देखो, जो ये जो रिवर है पेनिनसुलर, यानी कि एक सेकेंड, ये जो पेनिनसुलर एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया में जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, गोदावरी है। यानी कि इस एरिया में जो पेनिनसुलर एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो सबसे बड़ी नदी आती है वो आती है गोदावरी। तो वहीं पे लिखा है कि द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा नदी नहीं है, बस पेनिनसुलर रिवर का है, यानी कि इंडिया के बीच वाला जो हिस्सा है वहाँ पे सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये भी ओरिजिनेट होता है नासिक के डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या बनाए जाते हैं, दाख वगैरह अंगूर वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं पर दाख वगैरह बनता है। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई वगैरह जो एरिया है महाराष्ट्र, वहाँ से बनता है। यानी गोदावरी क्या है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि ये सबसे बड़ी नदी है कहाँ की, पेनिनसुलर रिवर की, और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, नासिक एक डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो गोदावरी बेसिन राइजेस फ्रॉम द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, इट्स लेंथ इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर। यानी कि जो इसका लंबाई है गोदावरी नदी का वो 1500 किलोमीटर है। ठीक है, और ये कहाँ पर ड्रेन होता है, यानी कहाँ पे गिरता है आखिरी पानी इसका, बे ऑफ बंगाल में। 4 पॉइंट ऐसे ही हो गया। ठीक है, इट ड्रेन्स बेसिन नासो द लार्जेस्ट अमॉन्ग पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, अब देखो किस किस राज्य से होते हुए जाता है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश से, ठीक है, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये 3-4 राज्यों से होते हुए कहाँ पे जाता है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। कौन, गोदावरी नदी। ठीक है, फिर कह रहा है कि द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी। यानी कि इसके भी कई सारे क्या है, सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि पूर्णा हो गया, वारदा हो गया, प्राणहिता हो गया, मंजारा हो गया, वैनगंगा हो गया। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको सुनना है। एंड
पेंगंगा हो गया। तो ये 3 4 5 नदियाँ हैं जो इनकी सहायक नदी हैं। आपको बस क्या लिखना है, ऊपर के 4 5 पॉइंट आपको एग्जाम में लिख के आ जाना है, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो गोदावरी जो नदी है, जो गोदावरी बेसिन है, वो पेनिनसुला रिवर का सबसे बड़ी नदी है, तो हो सकता है एग्जाम में इसका आने का सबसे ज़्यादा चांस है। ठीक है, अब आती है महानदी। महानदी क्या है, वो भी इसी में आता है, पेनिनसुला रिवर में ही। देख लेते हैं। कह द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। ये कहाँ पर ओरिजिनेट होता है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर होता है, छत्तीसगढ़ में। इट फ्लो थ्रू द उड़ीसा, ये उड़ीसा से बहती है, यानी कि उड़ीसा से होते हुए कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है, यानी गिर जाती है। इसके जो लेंथ है वो 860 किलोमीटर है, यानी कि जो ये नदी है वो कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, छत्तीसगढ़ में। और इसकी लंबाई कितनी है, 860 किलोमीटर। और किन किन राज्यों से ये शेयर होता है, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ तो ओरिजिनेट ही होता है, झारखंड से और ओडिशा से, यानी कि चार राज्यों से क्या होता है, बहते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। ठीक है, महानदी। इसके बाद होता है हमारा कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा बेसिन क्या होता है, राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नियर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर एक मंदिर आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, तो वहीं पर एक महाबलेश्वर मंदिर है, वहीं से एक कृष्णा नदी क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि महाबलेश्वर के पास से ही क्या होता है, ये ओरिजिनेट होता है। द कृष्णा फ्लो अबाउट 1400 किलोमीटर, यानी कि इसकी जो लंबाई है कृष्णा नदी की, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि कितना है, 1400 किलोमीटर, यानी कि जो इसकी लंबाई लेंथ है वो 1400 किलोमीटर है। और ये भी कहाँ पर ड्रेन होता है, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि लगभग सारे नदी कहाँ पर ड्रेन हो रहे हैं, कहाँ पर नदी लास्ट का पॉइंट है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और इसकी भी कुछ क्या है, सहायक नदियाँ हैं, जैसे तुंगभद्रा क्या है, कृष्णा का सहायक नदी है। कोयाना, ये भी कृष्णा नदी का सहायक नदी है, यानी कि ट्रिब्यूटरी है। और क्या है, घटप्रभा, मूसी एंड द भीमा, सब क्या है, सम ऑफ द इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि सहायक नदियां हैं। और किन किन राज्यों से ये जाता है कृष्णा नदी, महाराष्ट्र से जाता है, कर्नाटक से होते हुए, आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। ठीक है, ये 3 4 पॉइंट आपको हमेशा ऐसे मिल जाएंगे। लास्ट आता है हमारा कावेरी नदी। कावेरी नदी क्या है, देखो कावेरी नदी, ये भी इसका जो पानी है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। क्या लिखा है, द कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ पर है, देखो यह इंडिया, यह ईस्टर्न घाट और यह वेस्टर्न घाट, यानी कि जो मुंबई वाला हिस्सा है, मुंबई वाला, यहीं से ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, यहीं से कहीं ओरिजिनेट होता होगा और कहाँ जाके गिर जाता है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो ये कह रहा है जो कावेरी नदी है वो ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट होता है, जो कि है वेस्टर्न घाट में। ठीक है, वेस्टर्न यानी कि ये वाला एरिया में। ठीक है, और ये कहाँ पहुँचता है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है, तमिलनाडु से होते हुए। इसकी लंबाई कितनी है, 760 किलोमीटर। ठीक है, इट्स मेन ट्रिब्यूटरी क्या है, इसका जो मेन सहायक नदी है वह है अमरावती। सहायक मतलब जो उसमें जुड़ रही हैं। ठीक है, जिसे मान लेते हैं, अभी मैंने बताया था फिर बता दे रहा हूँ, ये मान लेते हैं कावेरी नदी है। ठीक है, और इसमें छोटी छोटी नदियाँ क्या आ रही हैं, आपस में मिल रही हैं, तो यही नदियाँ का नाम है ये, अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबिनी। ये सब नदियाँ जो हैं उसकी सहायक नदी हैं। और ये भी 3 राज्यों से होते हुए कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये था कुछ नदियाँ जो पेनिनसुला रिवर में पाई जाती थी, पाई जाती हैं और रहेंगी भी। यहाँ पर एक डिड यू नो करके दिया है, आपको जानना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में आए 1 नंबर में। कह रहा है जो कावेरी नदी है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, 760 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, वो देखो वो इंडिया का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है। ठीक है, जहाँ पर झील कहते हैं, पहाड़ों से पानी गिरता रहता है, लोग नहाते हैं पहाड़ों के नीचे, उसी को वाटरफॉल कहते हैं। कह रहा है इंडिया का जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो इसी नदी से बनता है, यानी कि कावेरी नदी से बनता है, जिसका क्या नाम है, जोग फॉल। क्या नाम है, जोग, JOGFALLS, जोग फॉल्स। ठीक है, तो हो सकता है पूछ ले आपसे कि जो इंडिया का जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो किस नदी से बनती है और उसका क्या नाम है, तो किस नदी से बनती है, कावेरी नदी से, और नाम क्या है, जोग वाटरफॉल्स। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है लेक्स। लेक्स मतलब होता है झील। झील नहीं होती, झील मतलब छोटी छोटी ऐसे तालाब होते हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कश्मीर का। कह रहा है आप लोगों ने कश्मीर अगर कभी गए होंगे तो कश्मीर में, अभी तो कुछ ही बच्चे गए होंगे लेकिन आपको जाना चाहिए, कश्मीर में एक लेक है। लेक यानी कि एक झील है जिसका नाम क्या है, दाल लेक। दाल वाला खाने वाला दाल नहीं है, वो दूसरा लेक है, यानी कि झील वाला लेक है। उस झील का नाम है दाल लेक। दाल लेक एक ऐसा लेक है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग कंट्री से, सोचो अमेरिका से लोग आते हैं घूमने के लिए दाल लेक देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए बोल रहा है आपको जाना चाहिए कश्मीर में। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आए भी 1 नंबर में कि कश्मीर का जो लेक है जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसका क्या नाम है, दाल लेक, यानी कि दाल पीने वाला दाल होता है, उसी का नाम है
दाल लेक। और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सुंदर दिखाई देता है। और वहाँ पे कई सारे बोट्स हैं जहाँ पर आप बोटिंग स्विमिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, वाटर गेम खेल सकते हैं। ठीक है, सब कहाँ है? कश्मीर में है, दाल लेक में के आसपास। ठीक है, तो ये लेक मतलब कि झील है। तो कश्मीर में एक झील है जिसका नाम है दाल लेक, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए, और आपको भी जाना चाहिए। देखो फिर कह रहा है जो लेक है ना, इंडिया में बहुत सारे लेक हैं, यानी कि इंडिया हैज़ मेनी लेक्स, यानी कि इंडिया के पास बहुत सारे झीलें हैं। लेकिन वो सारी की सारी झीलें क्या करती हैं? सारी की सारी झीलें डिपेंड रहती हैं बारिश पे, यानी कि बारिश होगा तो उस झील में, उस लेक में पानी रहेगा और सुंदर भी लगेगा। लेकिन जब सूखा पड़ता है भारत में, तो उस झीलों को पानी क्या होती है? ख़त्म हो जाती है, फिर वहाँ के जानवरों को दिक्कत होता है। तो यही कह रहा है इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे लेक्स हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन खूबसूरत कब लगते हैं? जब पानी आता है, जब बारिश होता है, जब नदियों में पानी भर जाता है, तो सारा का सारा पानी किस में चला जाता है? थोड़ा थोड़ा चला जाता है, किस में? बताओ, लेक्स में। जिसकी वजह से लेक्स काफ़ी सुंदर होता है। तो इस समय ये पता लगता है कि जो लेक्स होते हैं वो भी किस पे डिपेंड होते हैं? सीजन पे, बारिश पे डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लेक के नाम दिए गए हैं जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और वहाँ पर लोग जाते हैं घूमने के लिए। जैसे अभी तो मैंने देखा ऊपर नीचे ही यहाँ पर था दाल लेक करके, ये पहला हो गया। देखो दूसरा आता है हमारा छिलका लेक। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो बहुत ही खूबसूरत क्या देता है? एक सीनरी देता है, जो जाना चाहिए ठंडियों के मौसम में, जब बारिश वगैरह होता है तो लोग जाते हैं। ठीक है, फिर कहता है दूसरा, हमारा तीसरा आता है हमारा पुलकिट या पुली कैट, मतलब अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं। पुली कैट हो गया, पुली कैट हो गया। ठीक है, लेक है। तीसरा चौथा आता है हमारा कुलेरू लेक। ठीक है, ये सब ऐसे लेक हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो इंडिया में ही हैं अलग अलग जगह पे। फिर आता है हमारा सांबर लेक। क्या आता है? सांबर इडली वाला नहीं है, ये सांबर वाला लेक है। कई लोग समझ रहे होंगे इडली सांबर वाला, ये दूसरा सांबर है। ठीक है, जो कहाँ पर है? राजस्थान में है। और यहाँ पर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा है, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। ऐसा लगता है कि ये समुद्र का पानी है। ठीक है, समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, लेकिन झील का पानी खारा नहीं होता है। लेकिन ये ऐसा एक लौता झील है जो राजस्थान में है, और वहाँ पर क्या है? उसका पानी बहुत ज़्यादा खारा है। ठीक है, इसका जो झील है सांबर लेक, इसका यूज़ किया जाता है नमक को प्रोड्यूस करने में, जो कि राजस्थान में है। तो कई सारे हम लोग लेक देख लिया, तो हो सकता है पूछ ले कि 3-4 लेक का नाम बताइए जो कि इंडिया में आता है। सबसे पहला आएगा दाल लेक जो कश्मीर में है, सांबर लेक जो राजस्थान में है, फिर छिलका लेक, पुलिकेत लेक, कोलेरू लेक। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब देखो, अभी हमने देखा कि जो लेक है सांबर लेक, वो खारे पानी है, लेकिन ये कहाँ पर है? पेनिनसुलर रिवर में। तो जो भी लेक पेनिनसुलर रिवर में होंगे, यानी कि इंडिया के बीच वाले हिस्से में होंगे, जहाँ पर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वहाँ का पानी खारा होगा। लेकिन कुछ लेक ऐसे भी हैं जहाँ पर माउंटेन की जगह पे, यानी कि जहाँ पर गंगा यमुना प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, वहाँ का जो लेक होगा वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा पानी मीठा होता है। जैसे दाल लेक था जो कश्मीर में था ना, उसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है और अच्छा होता है। तो वही कह रहा है कि जो भी लेक है, जो भी झील कहाँ पर पाए जाएंगे? हिमालयन रीजन पे, यानी कि नॉर्थ साइड पे, जहाँ पर पहाड़े हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो लेक होगा उसका पानी बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा। तो वही कह रहा है उसका भी कुछ नाम लिया गया है, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, यानी कि इंडिया का सबसे शुद्ध पानी वाला जो लेक है वो कौन कौन सा है? डाल लेक है जो कश्मीर में है, भीमताल है, नैनीताल है, आप लोग नाम सुना होगा नैनीताल का, लोकटक है और भारा पानी है। ये कुछ ऐसे लेक हैं जहाँ पर सबसे फ्रेश वाटर मिलते हैं, यानी कि यहाँ का पानी क्या है? सबसे शुद्ध है, जो कि कश्मीर की तरफ है, यानी कि नॉर्थ साइड पे है। तो कौन कौन सा है? डाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और बारा पानी। इन जगह पे आपको जाना चाहिए घूमने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ, ताकि आप भी लोग क्या कर सकें? डिस्कवर कर सकें, यानी कि इन चीज़ों को देख सकें। अब इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक आता है, यानी कि आखिरी का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है। करेक्ट, जो रिवर है, जो नदियां हैं भारत में, उस पर इकोनॉमिक पे क्या असर पड़ता है? इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत की जो पैसा वगैरह सिस्टम है वो नदियों पर क्या असर डालता है? देखो जो भी नदी जितना साफ़ रहेगा ना, ठीक है, जो नदी जितना ज़्यादा साफ़ रहेगा उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। साफ़ मतलब कि देखो, जब पानी साफ़ रहेगा तो वो साफ़ पानी क्या होगा? खेतों में यूज़ हो सकेगा, लोगों को पीने के लिए यूज़ हो सकेगा। ठीक है, और भी जो जानवर हैं उनको हेल्प मिल सकेगा, और इसका क्या हो सकेगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी जनरेट हो सकेगा। लेकिन वही पानी अगर गंदा हो, नाली का जैसे पानी हो, उसमें कचरा हो, प्लास्टिक हो, तो वो ना खेतों के लिए फ़ायदा होगा, ना ही उससे इलेक्ट्रिसिटी बन पाएगी, ना ही जानवरों को कोई प्रॉफिट पहुंच पाएगा। ठीक है, जो इंडिया की जो नदियां हैं खासकर ऐसी ही हैं। ठीक है, यहाँ के जो लोग होते हैं वो धर्म में क्या होते हैं? एकदम अंधभक्त हो गए हैं, एकदम अंधभक्त मतलब समझ रहे हो ना, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। सोचो, हमारा भारत ऐसा देश है जहाँ पर नदियों का पूजा किया, मतलब उनकी वर्शिप किया जाता है, उनको माना जाता है, नदियों की पूजा की जाती है, जैसे गंगा यमुना। ठीक है, सोचो जिन नदियों का मतलब हम लोग पूजा करते हैं, उन नदियों को हम इतना गंदा कर चुके हैं।
अगर आप अमेरिका में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे या कहीं और जाएंगे, वहाँ के लोग जो नदी का कोई भी किसी भी तरह से पूजा वगैरह नहीं करते हैं। उसके बावजूद वहाँ की जो नदियाँ हैं इतना ज़्यादा साफ़ है कि आप लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि जहाँ हम लोग रहते हैं इंडिया में, ठीक है, जहाँ पर हम लोग उस नदी का पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद उस नदी का ये हाल है कि वहाँ का पानी हम लोग पी नहीं सकते। अगर आप पी लिए तो आपको पता नहीं किस तरह का बीमारी हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर पूजा होती है सोचो, और जहाँ पर पूजा नहीं हो रही है जैसे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, वहाँ का नदी इतना ज़्यादा फ्रेश है कि वहाँ का अगर कोई जानवर भी पानी पी लिए तब भी उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये इंडिया की गवर्नमेंट है उसकी गलती है, और जो इंडिया के जो लोग हैं जो उसमें कूड़ा फेंक रहे हैं उनकी गलती है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अंधभक्त हैं, ये नहीं देखते हैं कि हम किसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम नेचर को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं अपने ज़रूरतों के हिसाब से, ठीक है। ये सब दिक्कतें आती हैं जो इंसान ही कर रहे हैं और यहाँ की गवर्नमेंट भी कर रही है। यहाँ की गवर्नमेंट को एक काम करना चाहिए कि एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट रूल बना देना चाहिए कि कोई भी अगर इंसान नाली में या बहुत बड़ी जो नदी है उसमें कोई गंदा चीज़ डालता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको सज़ा मिलेगा। और ख़ासकर जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ है, जो चमड़े की फैक्ट्री है, जो केमिकल्स की फैक्ट्री हैं, खासकर वो क्या करती हैं, अपना सारा जो केमिकल्स है वो आसानी से क्या करती हैं, बड़े बड़े जो यमुना है, गंगा है, उसमें बहा देती है, जिसकी वजह से सारा पानी क्या होता है, पॉइजनस हो जाता है। और जो भी जानवर उसमें से पानी पीता है उसको बेचारा क्या होता है, कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं और वो जानवर बेचारा मर जाता है। तो इंसान ही सब कर रहे हैं, यहाँ के लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग क्या है, अंधभक्त हो गए हैं और गवर्नमेंट भी वैसी ही है, इन लोगों का फ़ायदा उठाती है। तो हम ही लोग को सब कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए आगे आना पड़ेगा, अपनी नदियों को साफ़ रखना पड़ेगा। वही टॉपिक अगला हमारा रिवर पॉल्यूशन। तो वही मैंने समझाया आपको, जो अभी मैंने जो इसमें बताया होगा यही बताया होगा किस तरीके से जो यहाँ की नदी है वो गंदा हो रही है, और गवर्नमेंट जो है इस पर कोई ध्यान भी नहीं रखता। बस वो क्या करता है, गवर्नमेंट कुछ ला देगा प्रोग्राम, जैसे गंगा हटाओ, गंगा साफ़ करो, ठीक है। इस तरह के कई सारे प्रोग्राम हैं जो बस लाता है, वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, उसको अच्छे से ला नहीं पाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की गलती है और यहाँ के लोगों की भी गलती है जो उसमें से प्लास्टिक वगैरह डालते रहते हैं। तो ये हमें नहीं करना है, हमारे अपनी नदियों को क्या करना है, साफ़ सुथरा रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमें पानी को सेव करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। खासकर जब हम लोग नहाने जाते हैं, ब्रश करने जाते हैं, बाथरूम वगैरह जाते हैं, तो हम लोग टोटी खोल के छोड़ देते हैं, जिसमें से कितना पानी वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमको बस क्या करना है, किसी भी तरीके से पानी को बचा के रखना है। क्योंकि अब जो पानी है ना वो बस 0.3 या कह सकते हैं कि 1% बस ऐसा पानी है जो पीने लायक है पूरी अर्थ पे। सोचो 800 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, कितना लोग रहते हैं, 800 करोड़ लोग रहते हैं पूरे इस पृथ्वी पे, और 800 करोड़ लोगों के लिए पीने के लिए पानी बस कितना है, 1% है। सोचो कहाँ से पानी आएगा, हम जो बचाएंगे तभी तो पानी आ पाएगा। तो वही कह रहा है कि रिवर पॉल्यूशन को कम करना होगा। कैसे कम करेंगे हम, गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेदारी बनती है, और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी बनती है वो हम लोग की बनती है जो यहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो अमेरिका ने अपना जो नदी है वो साफ़ कर लिया है, अब नंबर है हम लोग का, जहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि हम भी लोग क्या हैं, कम नहीं है किसी से, और जो भी गंदा पानी हो रहा है उसको हम लोग रोकेंगे, और जो भी नदी है वगैरह उसको हम साफ़ रखेंगे और पानी को बचाएंगे, ठीक है। तो बस यही था चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।